बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। खेत खलिहान कुशल किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कृषि दर्शन में हम खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपके लिए लाते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान भी आप तक पहुंचाते हैं। बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के पशुपालकों के लिए चलाई जा रही है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। चतरा के धान उत्पादकों को अनुदान पर कृषि उपकरण देने की है योजना। अगाध पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद गोल्डन एकर। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा में पशुपालन के विकास के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 2 दुधारू गाय भैंस वितरण, 5 दुधारू गाय भैंस वितरण, 10 दुधारू गाय भैंस वितरण, हस्तचालित चारा कटर मशीन, विद्युत चालित चारा कटर मशीन, मिल्किंग मशीन, पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, बोरिंग एवं काऊ मैट की सुविधा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। लाभ लेने के लिए कोडरमा जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चतरा के किसान NFSM राइस योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। इसमें मैनुअल स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, ट्रैक्टर चालित रोटावेटर, पंप सेट, पाइप, मिनी राइस मिल, कोनो वीडर और पावर वीडर जैसे कृषि यंत्र हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। कई वर्ष कम बारिश होने के कारण धान की खेती नहीं हो पाती है। इससे किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है। इस आर्थिक हानि से बचाव का सबसे बेहतर माध्यम है समन्वित कृषि प्रणाली यानी समेकित कृषि। समेकित खेती में एक ही स्थान पर बागवानी, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन और पारंपरिक फसलों की खेती कर सकते हैं। समन्वित कृषि प्रणाली सभी प्रकार के कृषि, पशुपालन और वानिकी का एक जगह पर, एक स्थान पर समायोजन है। बदलते मौसम के परिवेश में कभी पानी कम गिरता है, कभी पानी ज़्यादा गिरता है। वैसी स्थिति में किसानों को लाभ लेने के लिए वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से पशुपालन से आय प्राप्त कर सकते हैं। मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, अगर तालाब में बढ़िया पानी हो गया तो बतख मछली के माध्यम से, दोहरी फसल के माध्यम से, मशरूम उत्पादन करने से, इसी प्रकार से आप वानिकी पौधों को लगाकर आप लकड़ी को भी बढ़ा सकते हैं और उससे भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समन्वित कृषि प्रणाली अपनाइए, अत्यधिक लाभ कमाइए। अगाध पत्ता गोभी की खेती के लिए सितंबर से बुआई शुरू कर सकते हैं। झारखंड में अगाध पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड या प्राइड ऑफ इंडिया का चयन कर सकते हैं। पत्ता गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। उन्नत प्रभेद गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड और प्राइड ऑफ इंडिया की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान सब्जी फसल या अनाज वर्गीय फसल लगाए हुए हैं, वे खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि उपकरण बखर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खेत की तैयारी भी की जा सकती है। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे टमाटर में पत्र छेदक और फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए क्या करें। किसान भाई, आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो पत्ती छेदक और फल छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 250 किलोग्राम नीम की खली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत कुछ बातें करनी बाकी है, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा विराम। क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है।
अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। आज के अंक में हम बातें करेंगे फसल विविधीकरण से लाभ। जी हाँ, जो भी किसान भाई बहन फसल लगा रहे हैं उन्हें हम बताएंगे कि एक समय में आप कौन कौन से फसलें लगा सकते हैं और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो बिना देर के चलिए लेते हैं जानकारी। फसल विविधीकरण एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें किसान एक ही भूमि को विभाजित करके उसमें एक साथ विभिन्न फसलों की खेती कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। एक तो इससे किसानों की आय बढ़ती है, दूसरी इससे मिट्टी की सेहत भी अच्छी होती है। एक साथ विभिन्न फसलें लेने के कारण यदि एक फसल खराब भी हो जाती है तो दूसरी फसलें उस नुकसान की भरपाई कर देगी। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि फसल विविधीकरण क्या है और उससे क्या लाभ होता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज आए हुए हैं डॉक्टर परवेज़ आलम, जो सस्य विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक हैं। देखिए, फसल विविधीकरण को ऐसे समझिए कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा झारखंड राज्य है, इसमें ज़्यादातर फसल किसान भाई क्या लगाते हैं? किसान भाई धान लगाते हैं, है ना। यानी एक तरह का फसल लगाते हैं, वो भी धान। मतलब 80% जो भी लैंड है किसान के पास, ज़मीन है, खेती की योग्य ज़मीन है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ धान लगाते हैं। तो ऐसा ना करके अगर आप अलग अलग ज़मीन में अलग अलग फसल डालेंगे, जैसे कि कहीं पर आप धान ले लिए, कहीं पर मक्का ले लिए, कहीं पर दलहनी फसल ले लिए, कहीं पर तिलहनी फसल ले लिए, इस प्रक्रिया को बोलते हैं फसल विविधीकरण। किसान भाइयों, फसल विविधीकरण को ऐसे समझा जा सकता है, यदि आपके पास 1 हेक्टेयर भूमि है और उसमें खरीफ के मौसम में फसल लेनी है तो उस भूमि को 4 बराबर भागों में बांट देना चाहिए। फिर किसी भाग में धान, तो किसी में सब्जी, किसी में मक्का, तो किसी भाग में दलहनी फसल लेनी चाहिए। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक फसल को एक ही भूखंड में दोहराना नहीं चाहिए, उसकी जगह बदल देनी चाहिए। फसल विविधीकरण में हम ये कहते हैं कि अलग अलग फसल में अलग अलग फसल को लगाएं। तो अलग अलग फसल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई किसान भाई खरीफ सीजन में फसल विविधीकरण करना चाहते हैं, उनके पास ऐसे समझिए 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो क्या करना चाहिए कि उनको 1 हेक्टेयर ज़मीन को 4 भाग में बांट देना चाहिए। आप एक भाग में सब्जी लगा लीजिए, एक भाग में मक्के की फसल लगा लीजिए, एक भाग में आप दलहनी फसल लगा लीजिए और एक भाग में आप जो है धान अगर लगाना चाहते हैं तो धान लगा लिए। तो इसको बोलते हैं फसल विविधीकरण। वो एक ही समय पर आपके फील्ड से अलग अलग तरह के क्रॉप वहाँ से निकलेंगे। अब इसमें पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि किसान के आमदनी के बारे में, दूसरा पॉइंट आप याद कीजिए, मैंने कहा कि मिट्टी का सेहत भी अच्छा बना रहता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसा कि क्या हो रहा है कि आप देखिए, हमारे किसान भाई या तो धान या मक्का, इन्हीं 2 पर खरीफ में ज़्यादा केंद्रित रहते हैं। मक्का इसलिए लगाते हैं कि मक्का का फसल 2 महीने में पक के तैयार हो जाता है और उससे वो भुट्टा बेच करके अपनी कमाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो कहा फसल विविधीकरण, उसका एक ये भी लाभ है कि आप बीच में भी इनकम ले सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए धान के साथ अलग प्लॉट में मक्का लगा दिए, तो आपको पता है कि मक्का जो है वो 2 महीने में उसका भुट्टा पक के तैयार हो जाता है। धान का फसल कम से कम 3 से 3.5 महीना पक के तैयार हो जाता है। तो बीच में जो आमदनी का स्रोत है वो तो बंद रहता है किसान के पास। लेकिन अगर उन्होंने मक्का लगाया है तो क्या होगा कि वो बीच में भुट्टे को बाज़ार में बेच करके और अच्छे दामों में बेच करके वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो एक फसल विविधीकरण का ये भी फ़ायदा है। जो आप एक तरह का फर्टिलाइज़र डालते जाते हैं तो उससे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो जाती है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक फसल विविधीकरण के लिए किसी खास प्लॉट में एक तरह का फसल को ना लगाएं। जैसे मान लीजिए किसी एक प्लॉट में आपने इस साल धान लगाया, किसी दूसरे प्लॉट में आप
उस साल दलहन लगाया, अब अगले साल क्या करना है कि इसको बदल देना है। जिसमें आपने धान लगाया था उसमें आपको दलहन फसल ले जाना है, जिसमें आपने दलहन लगाया था उसमें आपको धान की फसल ले जाना है। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं जिससे आपका जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ है तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार वहाँ से ले सकते हैं। फसल विविधीकरण से मिट्टी की सेहत पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जो फसलों की बढ़वार में सहायक होती है। जैसे यदि फसलों में ज़्यादा नाइट्रोजन देने की जगह साथ में दलहनी फसल उगाएं तो स्वतः आपकी भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से भूमि पर बाहर से नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो तीसरे फायदे की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सॉइल का हेल्थ, मिट्टी की स्वस्थ होने का रीज़न वो ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन या DAP यानी फॉस्फेट वो डाल रहे हैं और अधिक मात्रा में खेत में डाल करके, और हम चाह रहे हैं कि किस खेत से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हमको मिल जाए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो रहा है। कैसे? तो उसमें एक तो एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र को डालना, यूरिया को डालना, नाइट्रोजन को डालना, तो इसमें किसान का जो कॉस्ट है, मतलब जो खर्च है वो भी बढ़ता है ना। मान लीजिए जहाँ पर एक बोरा में काम चल रहा है DAP में, वहाँ आप 2 बोरा डाल रहे हैं पोटास के लिए, फॉस्फोरस के लिए। तो अगर आप उस प्लॉट में अगर आप दलहनी फसल लगाएंगे तो क्या होता है कि दलहनी फसल में आपको मालूम है कि दलहनी फसल के जो रूट होते हैं, जो उसके जड़ होते हैं, उसमें नाइट्रोजन सिंथेसिस करने की क्षमता होती है, यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन पकड़ के वो मिट्टी में अब्जॉर्ब करते हैं, यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अपने आप बढ़ते रहती है सिर्फ दलहनी फसल लगाने से। किसान भाई, यदि इस तरह से फसल विविधीकरण का सहारा लेकर खेती करेंगे तो आप अपनी मिट्टी की सेहत की रक्षा करने के साथ साथ फसलों की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपकी जीवन शैली बदलेगी। अब हम बातें करने जा रहे हैं किस तरह से खरीफ फसलों के लिए खेत की तैयारी की जाए। जो भी किसान भाई बहन खरीफ फसल लगाना चाह रहे हैं उनके लिए आज का ये अंक है खास, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि फसलों के लगाने से पहले आपको किन किन बातों का रखना है खास ध्यान, ताकि फसलें अच्छी हो और उपज अच्छे हो तो आपको मूल्य भी अच्छे प्राप्त हो। किसान भाइयों, इस वर्ष झारखंड में बारिश कम हुई है, लेकिन अभी भी इसकी संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में धान की खेती के लिए जिन किसान भाइयों ने गर्मा जुताई कर ली है उनके लिए अच्छा है, पर जिन लोगों ने अब तक जुताई नहीं की है वे माउल्ड बोल्ड या लोहे के हल से जुताई कर लें। इससे फसलों की बढ़वार तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ खरपतवार की समस्या भी नहीं होगी। आज हम आप पहुँचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके रांची, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर DK रुसिया, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के क्रम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि खरीफ के मौसम में विभिन्न फसलों के लिए खेतों की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है। अच्छा समय है आप सबों की खेती की तैयारी के लिए। पानी थोड़ा थोड़ा गिरा है और संभावना है कि पानी और गिरेगा। अभी भी मौसम अच्छा है। आप अगर धान लगाते हैं, मैं कहूँगा कि जितने भी आपके खरपतवार की नीचे की जड़ें गई हैं वह आपके लिए धान लगने के साथ साथ बहुत बड़ा बाधक बन जाती हैं और आप खरपतवार पर नियंत्रण नहीं पा पाते हैं। उसके कारण समय पर पौधों को नाइट्रोजन का डोज, मतलब यूरिया जो छिड़काव करते हैं, वो नहीं हो पाता है और बहुत महंगा पड़ता है। मेरा सुझाव होगा ऐसे समय में आप अगर गर्मा जुताई किए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं किए हों तो अगर आपके पास मोल्ड बोल्ड हल है या लोहे का हल है, आप 6 से 8 इंच 10 इंच तक जितना नीचे तक जा सकें उतने नीचे तक जाकर एक बार मिट्टी को ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ले आइए। उसके बाद आप पुनः एक बार ऐसे चलाएंगे, फिर आप क्रॉस चलाएंगे। इससे क्या होगा, कुछ ढेले निकलेंगे
और ढेलों में खरपतवार की जड़ें चिपकी रहेंगी, उसमें मौजूद रहेंगी, क्योंकि ढेले तोड़ नहीं पाए। उसके बाद आप कल्टीवेटर चलाकर और पीछे पाटा देकर सारी मिट्टी को भुरभुरा करने का प्रयास करें और कोशिश करें कि जितनी सूखी घास या गीली घास या घास की जड़ें जो निकल रही हैं वह कल्टीवेटर के माध्यम से या उन सबों को एकत्रित करके बंड के ऊपर तरफ डालें। यदि किसान भाई मक्का या अरहर की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें जुताई के बाद मेढ़ और नाली बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी बुआई मेढ़ों के ऊपरी हिस्से में करना बेहतर होता है। किसान भाइयों, आजकल तकनीक का दौर है, अतः ऐसे में मेढ़ बनाने के लिए कृषि यंत्रों का सहारा लेना उचित होता है। मेढ़ बनाने के लिए आज रीजर का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आप मेढ़ के साथ साथ नाली का भी निर्माण कर सकते हैं। आजकल इन कृषि उपकरणों की खरीदारी पर सरकार किसानों को सहायता भी दे रही है। अगर आप धान के अलावा मक्का की या अरहर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी अच्छा समय है। आप जुताई करने के बाद अभी रिज और फरो दो चीज़ बनती हैं, एक से मेड़ बनेगी और वहीं साथ ही साथ एक नाली जैसी बनेगी। आप अरहर और मेज उन रिज के मदद से आप उसमें ऊपर की तरफ लगाइए, मतलब जो मेड़ बनेगी उसमें ऊपर की तरफ जो पौधा से पौधा की दूरी आप बुआई कीजिए। रिज बनाने के लिए रिजर भी मौजूद हैं, 2 लाइन भी बनेंगी, 3 लाइन भी बनेंगी और 4 लाइन भी बनेंगी और साथ ही साथ बगल में एक एक नाली बनती जाएगी। नाली का फ़ायदा क्या होगा कि जो पानी अतिरिक्त आएगा वो नीचे से निकल जाएगा। उसके बाद मेड़ पर जो फसल लगेगी वह आपको मौजूदा, अगर मान लीजिए बारिश नहीं होती है, उस नाली में जो पानी ज़मीन के अंदर रिसाव होकर जाएगा वो नमी बरकरार रखेगा और पौधों की जड़ों तक पहुंचाएगा। यंत्रों की सहायता से यदि आप खेतों की तैयारी करते हैं तो इसके कई लाभ हैं। पहला, आसानी से कतारों में बुआई की जा सकती है। दूसरा, रोपाई के समय यदि रोटावेटर का इस्तेमाल किया जाए तो कादो करने पर भी भूमि समतल रहेगी। अभी ट्रैक्टर चालित पैडलर भी आ गया है जो खेतों को समतल करने में सहायक होता है। इससे कतार से कतार की दूरी तथा पौध से पौध की दूरी बनाए रखने में सहायता मिलती है। गहरी मिट्टी नीचे से ऊपर की तरफ आए और जो बरसात का पानी है अंदर की तरफ जाए और जड़ें खरपतवार की निकल के ऊपर की तरफ आए। इससे कई फायदे होंगे। पहला फायदा कि आप जब बुआई करेंगे तो कतार में बुआई कर सकते हैं, रोपाई भी करेंगे तो जब कादा करेंगे तो आपका पूरा खेत में समतल रहेगा। कादा करने के लिए भी अभी लोग रोटावेटर की सहायता लेते हैं। अभी ट्रैक्टर चलित पडलर भी आ गया है, बहुत मामूली कीमत रहती है, 20,000 से 25,000 रुपये में अच्छे कंपनियां सभी लोग बना रहे हैं। जिसका आपको पसंद आ जाए लीजिए। आपका पूरा झिक झैक तरीके से पडल करके खेत को प्लेन करेगा। किसान भाइयों, आज यंत्रों की सहायता से फलदार वृक्ष के लिए भी खेत की तैयारी कर सकते हैं। इससे आपको खेत जुताई तथा गड्ढा खोदने में मदद मिलेगी। फलदार वृक्ष के लिए भी मेरा सुझाव होगा कि जो गड्ढे आप 2x2 के और 3x3 के या 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा बना रहे हैं, अब बनाइए, लेकिन उसके पहले एक बार खेत को जोत दीजिए। उसका 2 फायदा मिलेगा। जितना गहरा जोतेंगे और उसके बाद पौधा से पौधा 5 मीटर बाई 5 मीटर, 2 मीटर, जो आपको सुझाव दिया गया है, आम लगाना है, लीची लगाना है, अमरूद, शरीफा, नींबू, जो भी लगाना है, जिस पौधे से पौधे की दूरी जो निर्धारित है और जो आपको वैज्ञानिक उससे बताई गई है या विभाग के पदाधिकारी आपको बताएंगे, उतनी दूरी पर आप गड्ढे बनाएं। वैसे क्या होगा कि गड्ढा हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम मैनुअली भी करते हैं, अभी हमारे पास पोस्ट होल डिगर भी है, जिसकी सहायता से हम काफ़ी हद तक मिट्टी इतनी चौड़ी, इतना गहरा गोलाई में निकाल सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग में यदि किसान भाई यंत्रों का सहारा लेकर अपने खेतों की तैयारी करते हैं तो वे न सिर्फ
कम समय और कम लागत में इस काम को कर सकते हैं, बल्कि इसकी मदद से वे अपनी फसलों की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। देखा ना आप सभी ने, और भी बहुत सारी बातें करनी बाकी है, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन जाने से पहले हम आपको अपना पता बता दें, ताकि आप कोई भी समस्या हो तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।